अब अभी जो CSEB का रिजल्ट आया है उसमें रैंक 4 आदित्य साहू, ठीक, वो हमारे बीच में आने वाले हैं अभी। वो आपको गाइड करेंगे, समझाएंगे क्या क्या उन्होंने अपनी ट्रेवल जर्नी में देखा है, क्योंकि जो बच्चा स्ट्रगल करके रिजल्ट देता है उसकी जर्नी से आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ आदित्य साहू का वेलकम करें। आदित्य आ जाइए। कॉन्ग्रेचुलेशन आदित्य, आइए आइए, मनी मनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आइए, बधाई। आगे भी जाइए। क्या हुआ? पहले अपने आप को उस लायक बना लो, तुमको फूल डबल दे दूंगा। ये जो सफलता है ना, ये बहुत हार्ड अर्नड होता है, ये किसी की हंसी का मोहताज नहीं होता। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक। और आदित्य को मैंने आते समय यही बात बोला कि ये बच्चे सीरियस नहीं है, इनको सीरियस करने के लिए मोटिवेट करना है। तो पहली बात तो पढ़ाई को लेकर के बहुत सीरियस होना पड़ेगा आपको, और वो बात मैं आपको आदित्य की जर्नी से थोड़ा सा समझा देता हूँ कि किस तरीके से उसने अपने आप को लगातार टेस्ट किया, लगातार इम्प्रूव किया, और तब वो जाकर के यहाँ आपके सामने खड़ा है कि वो आपको यहाँ मोटिवेट करने आया है। यहाँ जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है उसको यहाँ ला करके आपसे एड्रेस कराने का एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप जो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं उस नींद से आप जाग जाएं। आप लोग सो रहे हैं, 80% लोग सो रहे हैं, ये बात समझ जाना। किसी न किसी तरीके से आप सो रहे हैं अपनी तैयारी को लेकर के, उसको जगाना है। और सिलेक्शन आपके अंदर कहीं बैठा है, अगर सोते रहोगे तो वो खत्म हो जाएगा, जाग जाओगे तो सिलेक्शन पा जाओगे। कोई भी एक्स फैक्टर सिलेक्शन नहीं दिलवाता, कोई आपको ला के थाली में सिलेक्शन नहीं दे सकता, कोई चाहे कि इसका सिलेक्शन हो जाए, नहीं हो सकता। एक ही आदमी आपका सिलेक्शन करा सकता है, वो केवल आप और आप हैं कि आपने अपना तरीकों को किस तरीके से बदला है और कैसे आपने अपनी तैयारी को बेहतर किया है समय के साथ में। तो 2019 में इनकी डिग्री हुई है इंजीनियरिंग की, शंकराचार्य कॉलेज के ये पास आउट हुए। 20 में इन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जनवरी में 2020 में, और कुछ महीने के बाद में कोविड भी आ गया। कोविड आ गया तो लंबे समय तक इंस्टीट्यूट बंद रहा, पढ़ाई की गतिविधियां बंद रही, लेकिन इनकी पढ़ाई जो है वो जारी रही। थोड़ा इधर आ जाना आदित्य, है ना पास में। 2021 में CSEB का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, मतलब 20 में पास आउट, 19 पास आउट, है ना, 19 पास आउट, 19 में मई में पास आउट हुआ होगा, पेपर दिया होगा। 2024 के मई तक 5 साल हो चुका है पास आउट हुए। सिलेक्शन की जर्नी में पहले रिजेक्शन का प्रोसेस चालू होता है, वो रिजेक्शन का प्रोसेस चालू हुआ 2021 में, जब इन्होंने CSEB का पेपर दिया। CSEB का जेई का आया था उस समय, 2.5 नंबर से चूक गए। 2.5 नंबर बताने में छोटा लगता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चे क्लोज होते हैं उनको पूछो कि 2.5 नंबर क्या होता है। आपको शायद 2.5 नंबर का महिमा नहीं पता, पर आज जो बच्चा वहां पर
शुरू के 30-40 रैंक में 50 रैंक में होगा, उसको पूछो कि 2.5 नंबर क्या होता है, तो 2.5 नंबर से चूक गए, इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। 2021 के CSEB के 40 पोस्ट आया था मेरे हिसाब से, है ना, उस समय 40 आया था, अभी बहुत कम आया, 24 पोस्ट आया। उसके ठीक बाद एक बड़ा पोस्ट आया WRD वाटर रिसोर्सेज का 400 पोस्ट, उसमें इनका कितने नंबर चुका, 2-3 नंबर से, उसमें भी इनका सिलेक्शन चूक गया। 2023 में इनका एक सिलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ा, SSC JEE इनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मेरे को फोन किए थे कि मेरा सिलेक्शन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में हो गया है। तो ये दूसरा सिलेक्शन है। 1.5 महीना पहले मेरे को फोन किए थे, तो मैं इनको बोला था आना है करके, CSEB आ जाएगा तो उसका वेट करते हैं, तो साथ में दोनों के लिए आ जाना। तो BRO के सिलेक्शन के लिए भी एक बार जोर से ताली बजाओ सब। ही इज ऑलरेडी सेलेक्टेड इन BRO, वो जाके ज्वाइन भी करने वाला है, और इस बीच में इनका CSEB का रिजल्ट आ गया। CSEB में रैंक है इनका फोर्थ रैंक है छत्तीसगढ़ में। अब इस बीच में 2023 में एक और एग्जाम हुआ, उसका नाम था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट, उसमें इनका रैंक था 58। कितना था? 58। मतलब छत्तीसगढ़ के सारे सिविल के बच्चे लगभग दिए होंगे उसमें 58, और कुछ महीनों में होने वाला CSEB में 58 से फोर्थ का जर्नी, मतलब लगभग उसी सेट ऑफ कंपटीशन में इन्होंने कुछ महीनों के अंतराल में कम से कम 50 बच्चों को पीछे किया। तो वो कैसे किया, कितना मेहनत किया, वो जर्नी हम लोग जानेंगे आदित्य से। ठीक, आदित्य आपको एड्रेस कर रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारियों में उन सारी चीजों को शामिल करें जो इन्होंने किया है, प्लस जो गलतियां वो बताएंगे कि ये गलती ना किया करो, तो उन चीजों को ध्यान देंगे। और कोई भी सवाल होगा तो इनका सेशन खत्म होने के बाद में यही रुकेंगे, आकर के पूछ सकते हैं। मैं आदित्य को माइक हैंड ओवर कर रहा हूं, कोई सवाल होगा तो आप उठ के पूछ भी सकते हैं बोलने के दौरान। इसको ना ये भी लगेगा। राजिम के रहने वाले हो ना? यस सर। आदित्य राजिम का रहने वाला है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक्स टू सर एंड मैडम जो हमेशा मोटिवेट किए, हमेशा साथ दिए हैं। कुछ ना कुछ है ना कि हमेशा मैं इंस्टीट्यूट से जुड़ा रहा हूँ, कभी टेस्ट सीरीज के लिए, कभी रेगुलर क्लास, या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जो भी है। टेस्ट सीरीज तो मैं हमेशा दिया हूँ, जो भी कुछ भी आता था उसका टेस्ट सीरीज के लिए मैं यही कोचिंग में आता रहता था। मेरा क्लास हमेशा ये यहाँ पे मेरा सीट रहता था, ये फर्स्ट या सेकेंड। वही सीट लेने के लिए मैं आधा घंटे पहले आता था, क्योंकि मेरे को जल्दी आना है करके, जल्दी बैठना है सामने करके। और फिर उसके बाद वही सब कोचिंग वोचिंग करते हुए, अब सबसे पहले तो मैं 2020 में जब ज्वाइन किया, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद ऐसा हुआ कि एक दिन का लगा, उसमें घर गए। घर में जाने के बाद पूरा अटक गए थे वहीं, ना कॉपी पुस्तक ना कुछ दिन। हाँ, शुरू में तो मजा आया, फिर उसका टेंशन होने लग गया, पढ़ना है। उसके बाद इधर उधर करके सब ज्वाइनिंग किए, वो सब कॉपी पुस्तक ला के चालू किया। सबसे मेन चीज होता है क्लास अटेंड करना। सर बता रहे थे नहीं करते हो, सब आए करो क्लास, क्योंकि मेन जो है जो सामने में बैठ के सुने रहोगे, वो जब पढ़ोगे या फिर जो नोट्स है उसको ही जब देखोगे ना, तो सर का मैडम का आवाज जो है ना कान में गूंजता है, और वही चीज हमेशा याद रहता है। बाकी चीज तुम ऐसे पढ़ते रहोगे वो भूल जाओगे, वो क्लास वाला हमेशा याद रहेगा। एक एक वर्ड, एक एक लाइन जो सर लिखाए रहता है, वही 4-5 बार जब बोलते हैं तो पूरा दिमाग में बैठ जाता है। तो क्लास लेना बहुत जरूरी है, और रेगुलर क्लास, रेगुलर टेस्ट सीरीज कुछ नहीं छोड़ना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है। जैसे कि मेरे ही, जैसे कि सर बताए, शुरू में 2 नंबर 2.5 नंबर ऐसा ऐसा छूटते छूटते बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। अब ऐसा हुआ कि 400 पोस्ट में नहीं हुआ तो आदमी डिमोटिवेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद ऐसा लगा या तो छोड़ दूँ, या फिर और कुछ ऐसे प्लान भी रहता है तो उसको ज्वाइन करूँ करके। लेकिन फिर उसके बाद घर वाले बोले कि नहीं, इसमें लगे रहो, जब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो लगे रहो करके। तो फिर उसके बाद धीरे से हुआ मेरा SSC का। SSC में हुआ, प्री तो निकल गया। अब मेरा ऐसा था कि प्री निकलेगा कि नहीं ये भी मेरे को पता नहीं था। तो वो आया प्री 12 मेंस के 12 दिन पहले रिजल्ट आया। तो उस बीच में मैं घर में था, फिर अचानक से तुरंत आया यहाँ, फिर से चालू किया। तो 12 दिन में मेंस का मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करके मेंस दिलाया, उसमें भी अच्छा नंबर आया। फिर उसके बाद BRO मिला आखिरकार। तो उसके बाद फिर ये था
अपना CSEB JEE वाला एग्ज़ाम था। तो उसमें जब मेरा ऐसा अटका हुआ था कि मेरे BRO का फिजिकल और मेडिकल होता है BRO में ना, वो भी था। तो फिजिकल की तैयारी भी मेरे को करना था, रोज़ रनिंग करने जाना था, क्योंकि वो थोड़ा डिफेंस वाले में आता है ना BRO, तो उसमें रनिंग, फिजिकल, मेडिकल सब पे तैयारी करना था। तो उस बीच में मैं फिजिकल का भी तैयारी किया हूँ और उसके बाद इसका CSEB का भी तैयारी करते हुए CSEB का दिलाया। उसके बाद अब ऐसा था कि सबका नंबर ऐसे ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा था, लेकिन आखिरकार मेरा आया रिजल्ट सही। मार्क्स कितना आया है? मेरा 81 पॉइंट कुछ है। 100 में 81 नंबर लाना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत लगता है उसमें, है ना। 81 मार्क्स जो है, टॉपर का 84 है, 84 है टॉपर्स का, और इनका है 81, तो 81 मार्क्स बहुत होता है ना। आगे तो इसमें सिलेक्शन हुआ। तो घर वाले का सबसे यानी कि जो रिस्पांस था, अब ठीक है तेरे को उधर यानी कि है अच्छा जॉब, SSC के थ्रू अच्छे ही जॉब मिलते हैं, लेकिन ऐसा है कि उसमें बॉर्डर एरिया मिलता है, हाई अल्टी मिलता है, तो उसमें क्या है थोड़ा लोकेशन का दिक्कत रहता है। SSC के थ्रू अगर सिर्फ BRO छोड़ दे तो लोकेशन की यानी कि लोकेशन का छोड़ दे तो बाकी सब अच्छा है BRO में। तो इसी कारण घर वाले इतना खुश हुए कि ठीक है चलो अब छत्तीसगढ़ में तो रहेगा, हमारे पास रहेगा। बस अब बाकी कुछ पूछना है तो कोई पूछेंगे सवाल या मैं पूछूं? मैं हाँ। पूछूंगी सर। हाँ पहले तुम हाँ पूछो पूछो। बट नॉलेज और गाइडेंस, और क्या बोल रहे हैं? नॉलेज, गाइडेंस, फैमिली, मतलब फैमिली सपोर्ट, नॉलेज और गाइडेंस, क्या पूछे? हाँ, डिसिप्लिन के बारे में बता दो। अब मेन तो सर तो मोटिवेट करते रहते हैं, सर का बात सुन लिया करो वो काफ़ी है, सर का मैडम का, क्योंकि ये क्लास में भी मोटिवेट करते हैं, फेसबुक वगैरह में कुछ कुछ डालते रहते हैं, ये सब हमेशा देखते रहो, क्योंकि वो सिर्फ एक नज़र मार लो फेसबुक वगैरह में जो भी है वो आ जाता है दिमाग में बाद में, जैसे उसको जैसे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है, वो जब सर डालते हैं तो बस एक नज़र देखना है, और वो कभी भी तुम रिवाइज करो, कभी भी वो सामने आना है तो फट से याद आ जाता है। और कॉलेज कुछ आप पूछ रहे थे? फैमिली फैमिली मतलब हाँ। प्रेशर क्या होता है? फैमिली प्रेशर तो रहता ही है यार। मैं देखो घर वाले तो एक तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन आजू बाजू वाले बहुत पूछते हैं क्या हुआ, क्या कर रहा है इतने साल से, तो उसको थोड़ा से सुनते रहो, जब तुम्हारा सक्सेस सामने आ जाएगा तो कोई फिर सब समझ जाते हैं। पर जो फैमिली प्रेशर दे रहा है वही फैमिली तो आपको रोटी भी दे रहा है ना। हाँ। ये चीज तो समझो। वो माँ बाप अगर प्रेशर दे रहे हैं तो वो माँ बाप आपको तैयारी भी करवा रहे हैं, तो प्रेशर तो देंगे, उनको प्रेशर आता है तो कहीं ना कहीं हिट ट्रांसफर तो होना ही होना है, ठीक है। तो वो जेन्युइन चीज है, वो सबके अड़ंगे आता है सबको। और फैमिली प्रेशर की जगह ना बच्चा खुद का प्रेशर ज्यादा लेता है, क्योंकि एग्जाम, फिर रैंक, फिर टेस्ट, फिर ये वो, तो ये प्रोसेस में ना इन कई चीजों को छोड़ना भी पड़ता है, बहुत ज्यादा दिमाग से लगाना नहीं है। दबाव लोगे तो दबाव मिलेगा, दबाव लेना है तो परफॉर्मेंस करो, पढ़ाई करो, क्लास में रेगुलरिटी करो। अच्छा, जैसे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर से तुम तैयारी को कैसे चालू करते थे उसको बताओ। जैसे मान लीजिए कि WRD में नहीं हुआ, से लगभग 2-2.25 साल बीत गया, तब वहां जो स्थिति थी कि अरे यार इतने लोगों का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो वहां से कैसे रीस्टार्ट कैसे किया? उसका जैसे ही रिजल्ट आया ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, क्योंकि 98 के आसपास कुछ नंबर बन रहा था, तो सबको ऐसा लग रहा था कि पहला कट ऑफ जो गया था बहुत कम जाता था, इस समय कट ऑफ बहुत ज्यादा गया है, तो उस समय लग रहा था कि हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आया बहुत डिमोटिवेट हो गए थे। फिर उसके बाद अब ऐसा था कि सामने कोई एग्जाम भी नहीं था, तो अब यही था कि बस तैयारी में लगे रहो। मैं तो घर वाले जाना भी छोड़ दिया था, मैं यहाँ का हूँ नहीं, राजिम का हूँ, यहाँ रहता था PG में, तो अब सिर्फ ऐसे त्यौहार है एक दिन या 2 दिन के लिए जाता था, घर वाले भी समझ गए थे हाँ ठीक है ये पढ़ रहे इसलिए नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद अब कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जाम हुआ चले जाते हैं घूमने, महीने 2 महीने गायब, कोचिंग से गायब, क्लास से गायब, वो नहीं करना है, तुमको रेस्ट लेना है, 1 दिन 2 दिन घूम लो, अच्छे से घूम लो, इतना घूमो कि 2 दिन में ही बोर हो जाओ, स्पेस खत्म हो जाए। हाँ। फिर उसके बाद फिर से लगातार लग जाओ। मैं वैसे ही किया था, जैसे वो असिस्टेंट मैनेजर वाला आया था, 58 रैंक आया, मैं समझ गया हाँ चलो थोड़ा कुछ तो इम्प्रूवमेंट है। अब कुछ लोग मेरे दोस्त लोग ही हैं, वो लोग चलना यार अभी तो एग्जाम हुआ है कुछ दिन बाद बैठेंगे, ऐसा ऐसा करते करते मैं तुरंत बैठ गया, तुरंत चालू किया,
तब इतना इम्प्रूवमेंट आके यहाँ इससे फर्क पड़ता है, ये टाइम बाइंग कहलाता है। आपका कॉम्पिटिटिव जब कुछ और कर रहा है, अगर आप उस समय पढ़ करके प्रोडक्टिव पढ़ाई कर लेते हो तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर होता है। असिस्टेंट मैनेजर और सीएसईबी के एग्जाम के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था ना, 6-7 महीने का अंतर। 6-7 महीने उसमें इन्होंने रैंक बहुत इंप्रूव किया है, 58 से 4, तो ये मैटर करता है। अच्छा, इनको हालांकि इसमें नॉन टेक कम था, पर नॉन टेक का इंपॉर्टेंस बताइए, क्योंकि ये लोग नॉन टेक से भागते हैं जो कि इनको बिल्कुल भी नहीं आता है। नॉन टेक का तो बहुत इंपॉर्टेंस है। ये मैं कब जाना, जब एई का एग्जाम दिलाया, उसमें ना मैं तो उसमें रैंक भी नहीं देखा, क्योंकि वो नॉन टेक के कारण मैं इतना पीछे था कि वो छोड़ो ये ऐसे। और मेन तो नॉन टेक ही है, क्योंकि जब WRD भी आया तो हम लोग यही लग रहा, सर बोलते थे नॉन टेक आएगा आएगा, हम लोग नहीं मानते थे। फिर उसके बाद जब आया तो तब समझ में आया कि नॉन टेक का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अब हर चीज में आना है नॉन टेक। जैसे SSC भी है, नॉन टेक पूरा यहाँ कवर हो जाएगा SSC के लिए भी। और व्यापम जेई में भी 50 नंबर का आ ही रहा है नॉन टेक, तो उसको छोड़ना नहीं है नॉन टेक के लिए। और जैसे भी कोई भी, जैसे अब ऐसा नहीं सोचना है कि तुम एक ही एग्जाम दिलाओ, व्यापम हो या फिर PSC हो या फिर स्टेट का ही हो, दिलाना सबको है, क्योंकि आता है। देखो मैक्सिमम अभी तक मैं अपने में देखा हूँ 400 पोस्ट आए हैं, कॉम्पिटिटर है यहाँ पे 1000, 2000, 3000, कई हजारों है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट का ही एग्जाम दिलाने के लिए सोचना है या फिर AE ही बनना है या JEE ही बनना है। एक एग्जाम निकाल लो, जॉब ले लो, उसके बाद तुम अपने इच्छा के जॉब ले सकते हो, आगे तैयारी जारी रख के। तो जॉब मिलना बहुत जरूरी है। और वही है, क्लास अटेंड करो, नॉन टेक भी नहीं छोड़ना है, साथ साथ नॉन टेक भी दिलाओ, नॉन टेक के जो भी एग्जाम आते हैं। क्योंकि अब देखो फॉर्म वॉर्म का जब पूरा फीस अब 0 हो गया है, तो कम से कम ऐसे जाके दिला लो कि मॉक दिलाएगा टाइप से, तो उसमें तुम्हारे इम्प्रूवमेंट पता चल जाएगा। JEE हो या फिर टेक्निकल नॉन टेक में जो भी हो, वो जाके मॉक दिलाए टाइप से एक बार दिला लो। आदित्य का जब भी फोन आता था ना, तो मैं आदित्य बोल रहा हूँ, जब बोलता था, क्योंकि नंबर इसका मेरे पास सेव नहीं था, तो आदित्य मेरे को पहचान में बैठ गया था कि ये करेगा, एक समय आएगा इसका सिलेक्शन तय है। एक ही लाइन पूछता था कि तू पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, याद है? पढ़ाई कर रहा है। ये हमेशा बोलता नहीं सर, बहुत अच्छे से मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। कभी मैं रैंक नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, मेरे मन में विश्वास था कि ये लड़का एक दिन करेगा, और अल्टीमेटली उसने कर लिया। कारण क्या है? वो सतत प्रयास करता रहा। मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सर से जुड़ा ही रहता था। फिर मैं बीच में जब कॉल किया था उसके लिए SSC BRO में जब सिलेक्शन हो गया, बहुत दिन से मैं बता नहीं पाया था, क्योंकि उसमें फिजिकल मेडिकल ये सब रहता है, उसको निकालने के बाद ही समझो कि सिलेक्शन हो गया BRO का। तो उसके बाद जब सर को कॉल किया, तब ये सर बोले कि ठीक है तुम्हारा इतना नंबर, मैं बताया इतना नंबर बन रहे हैं, ठीक है हो जाएगा। तब मेरे को एक थोड़ा शांति मिला कि हाँ ठीक है हो जाएगा करके। अब जब जिस दिन रिजल्ट आया, जब मैं रिजल्ट देखा, पहले ऐसे देखा, ऐसे बैठा ही हुआ था, मैं और मेरे भाई बैठे थे, रिजल्ट देखा 4th नंबर में। फिर मैं ऐसे 2-3 बार चेक किया, ऊपर सिविल का तो नहीं है, सिविल का है कि नहीं है करके। फिर उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ कम से कम 4 बार में मिलाया, तो मेरे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा 4th रैंक आया है करके। उसके बाद भी मतलब पूरा देख लिया, घर में सब बता दिया। उसके बाद में मैं एक बार रोल नंबर चेक किया। सपना लगता है, जिस दिन हो जाता है सपना लगता है, पर ये होने का इंडिकेटर ना आपके पास रैंक के थ्रू आते जाता है। रैंक जब आप इंप्रूव करते चले जाते हो, आपको पता लगने लगता है कि आपका बेहतर होता चला जा रहा है। इसमें डाउन टाइम भी आता है, मतलब आप इस बात को समझो बहुत अच्छे से कि ये आज सिलेक्शन जिनमें 2 एग्जाम में हुआ, उसके पहले कई एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो चीज बताना चाह रहे हैं कि लगातार आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आपके अंदर सिलेक्शन बैठा है, कहीं जील है, भूख है तो होगा। और अगर सोच रहे हो कि प्लेट में रख के सिलेक्शन मिल जाएगा, तो फिर किसी को नहीं मिलना है ना। किसी को सवाल पूछना है, पूछिए। इधर आ जाइए मैडम, फ्रेम से बाहर हो जाते हैं। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था आदित्य, जैसे WRD का पेपर आप दिए थे, टेक और नॉन टेक दोनों था, तो पेपर जब सॉल्व करते हो तो एक रहता है कि टेक्निकल का स्टूडेंट टेक्निकल से स्टार्ट करता है, तुम किससे स्टार्ट करते थे पेपर सॉल्व करने? जैसे मेरा ऐसा था कि जब WRD का दिलाया तो मैं नॉन टेक के टच में ज़्यादा था, जैसे मैं बताया टेक के टच में ज़्यादा था, तो मैं टेक्निकल से ही स्टार्ट किया था। मेरा ऐसा रहता है कि पहले एक नज़र में देख लो पेपर को, जितना बन गया एक नज़र में वो बना लो, और न्यूमेरिकल वगैरह जो कैलकुलेशन रहता है वो छोड़ देता था मैं। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में जो
उससे थोड़ा लेट टाइम लेता है, उसको बना लो। तो 2-3 राउंड में बनता है एग्जाम। तो फर्स्ट राउंड में तो मैं टेक्निकल को ही लेता था, क्योंकि मेरा टेक्निकल में ज़्यादा पकड़ था। और उस समय ऐसे था कि कंप्यूटर जुड़ा था, कंप्यूटर यानी कि है अच्छा, वो समझ में आ जाता है। जब वो हिंदी में पूछता है ना, पूरा कॉम्प्लिकेट हो जाता है उसका वर्डिंग। तो ये सब नॉन टेक से जुड़े रहो, कम से कम इतना जुड़े रहो कि जो व्यापम में पूछ रहा है उसको कंप्लीट कर दो, जो कि क्लास में हो जाता है। अच्छा, जैसे पेपर देने बैठे होंगे, जैसे WRD में ये चीज हुआ था कि नॉन टेक को लोग पहले ओपन किए, फिर वो कठिन आ गया, हड़बड़ा गए। ऐसा जब पेपर में हो जाता है तो कितना वहां का पेशेंस काम आता है कि उसको ठीक तरीके से डील करना। पेपर में कुछ एग्जामिनर छुपाता है तो कुछ देता है, मतलब कहीं एरिया इजी देगा तो कहीं कठिन दे देगा। जो कठिन को देख के बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं पेपर के वो 2.5-3 घंटे के अंदर, उसको कैसे हैंडल करते हैं? पेपर का प्रेशर कैसे हैंडल किए? पेपर जो ही आता है सबके लिए बराबर आता है, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है वो जिस जैसे जो कंपटीशन है जो 5 से 10% के बीच होता है, तो उसमें जो बनाएगा वो जो टॉपर भी बना रहे हैं वो ऐसा ही रहेगा ना, कि जैसे कुछ चीज है जो नया आए हैं वो उससे भी नहीं बनेगा। तो शुरू में देख के पेपर को घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि 2-3 क्वेश्चन मैं जैसे एई का दिलाया था, तो 2-3 क्वेश्चन जब मैं शुरू में देखा, वाह इतना अच्छा वन लाइनर दिया है करके, है ना। फिर उसके बाद जब देखा इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, फिर मैं उसको बनाते गया। तो उसको वैसे ही करना है कि पहले पूरा बना लो, और जो कठिन है, कई बार ऐसा हुआ जैसे इसमें जब मैं CSV का दिलाया, मैंने 92 अटेम्प्ट किया था। तो जब फर्स्ट राउंड अटेम्प्ट किया तो 60 के आसपास ही बना था मेरा। फिर उसके बाद धीरे धीरे, अब शुरू में जब दिमाग जाओगे ना तो काम नहीं करते रहता है। तो उसके बाद जब वो 50-60 क्वेश्चन बन गया, उसके बाद जब फिर सेकंड टाइम में देखा हाँ ये बन जाएगा कर, वो बनते गया 92 अटेम्प्ट किया मेरा। तो वैसे ही, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं कि वो नहीं ही बनेगा, 10% तक क्वेश्चन ऐसे रहते हैं नया रहेगा, वो बनेगा ही नहीं, वो छोड़ने के लिए ही आया रहता है। तो वही सबको ध्यान में रखते हुए बनाना है। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवालों को बना के आप सेलेक्ट नहीं होते, ऑर्डिनरी सवालों को गलत होने से बचाना भी एक बहुत बड़ा चीज होता है कि जो जनरली सही होना चाहिए उसको आपको गलत एग्जाम में नहीं करना है, और वो प्रैक्टिस से आएगा। और जो ये क्लास के टेस्ट सीरीज है ये तो हमेशा दिलाते रहो, क्योंकि जो मैं क्या करता था, यहाँ टेस्ट सीरीज दिलाता था, उसको जाके फिर से एक बार देखता था। जब आंसर की सर डाल देते थे ना उसमें, तो उसमें जाके मैं पर टिक मार देता था। जो सही बनाया हो वो तो याद रहता है, और जो गलत कर रहोगे जब उसको डबल पढ़ोगे ना वो और अच्छे से याद हो जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके नए नए क्वेश्चन जो तुमसे छूटा हुआ है वो नया नया फिर पूरा एक्यूमुलेट होते जाते हैं, उसमें पूरा समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। टेस्ट सीरीज में जो टाइम मैनेजमेंट का हैबिट बना तुम्हारा, पेपर में काम आया। हाँ, टाइम मैनेजमेंट में इशू आता है बच्चों को, वो थोड़ा बताओ कैसे प्रैक्टिस करना। मेन तो जो है जब टेस्ट दिलाने जाओगे ना तभी पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जैसे कि मैं पहले जब एग्जाम दिलाता था तो वो OMR भरने में बहुत मिस्टेक होता था। मैं आके देखता था 5-7 तो गलत हो गया, वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सिलेक्शन जो होना है ना 1-2 क्वेश्चन में ही हो रहा है आजकल जो भी नंबर है। तो यहाँ आओ, हो सकता है जो ऑफलाइन है उसको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दिलाओ, जिसका ऑनलाइन है उसको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिलाओ, क्योंकि जब तुम टेस्ट सीरीज दिलाओगे तो वहाँ पे पता चलता है कि तुमको टाइम कितना लग रहा है, कैसे OMR भरना है, वो सब पूरा उसमें पूरा एक्सपीरियंस है। मान लो धीरे धीरे वही समझ में आता है। मतलब जो एग्जाम आपको व्यापम ऑफलाइन लेने वाला है उसके लिए टेस्ट सीरीज को ऑफलाइन लेना चाहिए, जो एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है उसमें टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन करना चाहिए, तब वो तरीका समझ में आता है कि एग्जाम में हम एक्चुअली परफॉर्म कैसे करने वाले हैं। और टेस्ट सीरीज भी दिलाओगे ना तो एक ऐसा रहता है माइंडसेट कि एकदम फ्री रहता है। तो मैं तो यहाँ एग्जाम टेस्ट सीरीज दिलाने आता था ना, तो मैं 1-1.5 घंटे में पूरा सॉल्व कर लेता था। तो वो थोड़ा से एक्स्ट्रा टाइम लगता है। अब 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा बहुत सफिशियंट टाइम है, उसमें टाइम बच जाता है। तो आराम से पूरा देख देख के एक एक चीज मिला के उसमें OMR शीट भरना है। गलती हुआ था एक आध गोला एक गलती ऐसा भी वो गलती ऐसा भी हुआ था कि अब मैं देखा लेकिन फिर उसने डबल कर दिया, आने के बाद पता चला कि जो गलती से हुआ था वही सही था। मतलब 1.25 नंबर ज्यादा होता है। हाँ। 1.25 नंबर ज्यादा होता तो और रैंक ऊपर आ गया रहता। ठीक, तो और किसी का कोई प्रश्न है पूछो।
अब वही है कंटिन्यू। अब जो टेक्निकल एक बार जो पढ़ लिया तो उसमें लगभग 80% कवर हो जाता है। तुम्हारा जो है बार बार क्वेश्चन ही लगाना है, क्वेश्चन लगाना है और शॉर्ट नोट्स, सबसे मेन तो होता है शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स ऐसा बनाओ कि दिन में कम से कम एक सब्जेक्ट तुम्हारा कवर हो जाए, वो भी आधा से 1 घंटे में। अब सबका स्पीड अलग रहता है, किसी कोई जो है एक सब्जेक्ट को 15 मिनट में भी कवर कर लेता है, कोई है 1 से 1.5 घंटा भी लगता है। मेरे को 1 से 1.5 घंटा लगता था एक सब्जेक्ट कवर करने के लिए। तो ऐसा बनाओ कि लगभग 15 सब्जेक्ट है टेक्निकल में, तो 15 दिन में एक सब्जेक्ट को रिवाइज करते जाओ, 15 दिन में तुम्हारा एक बार कंप्लीट। तो ऐसा करते रहो, वो पूरा ऐसे बैठ जाता है दिमाग में, और क्वेश्चन लगाओगे तब आएगा तुम्हारी स्पीड। और ऐसे है क्वेश्चन लगाओगे तो अच्छे से लगाओ, क्योंकि मेरा एसएससी जेईई का जब मेंस दिलाया तब मेरे को पता चला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सब आया था, क्योंकि मेंस जो हुआ था ऑब्जेक्टिव इस समय पहले बार हुआ था, पहले रिटर्न होता था। तो जब मैं पूरा जब आंसर की आया और जब मैं फिर से मिलाया उसको, तब मेरे को पता चला ये पूरा प्रीवियस ईयर आया है। एक क्वेश्चन से बस चूक गया, अगर मैं 3 नंबर ज्यादा रहता मेरे सेंट्रल वाटर कमीशन मिल जाता। तो वो क्या है, ऐसा डिपार्टमेंट में है कि छत्तीसगढ़ में मिल सकता था, अब उसके जगह मैं चले गया बीआरओ में। तो एक क्वेश्चन का बहुत वैल्यू रहता है। अब सीएसईबी में आ गया, उसे ज्वाइन करना है। ठीक है, कोई और सवाल है बच्चों का, नीचे के बच्चों का? नीचे से किसी को सवाल है क्या? तो सुनाई नहीं दे रहे, पूछ लो तो नीचे किसी को क्वेश्चन। नीचे किसी को है क्या क्वेश्चन पूछना है? ताला मार दिया, लोग भागने हैं घर। ठीक है, तो एक बार फिर से जोरदार तालियां। कई बच्चों को पूछने में कोई हेजिटेशन रहता है, आकर के इधर पूछ लेंगे, यहाँ पे अभी रुकेंगे आदित्य जो है ना। और एक लाइन है रश्मि रथी की कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ठीक, तो याद रखना कि लक फैक्टर को ड्राइव करने वाले एक ही आदमी हो, वो है आप। और परफॉर्मेंस के आड़े जो है लक कुछ दिन तक आता है, एक समय हो जाता है जब आप समझ जाते हो कि इस खेल को खेलना कैसे है, इसके नियम क्या है। ये भी एक प्रकार का खेल है, बहुत स्ट्रेस वाला खेल है। तो वो स्ट्रेस को साइड में रख करके पूरे के पूरे सिलेबस की कंप्लीट तैयारी करके लगातार मेहनत करना है। सिलेक्शन ना बच्चे का खुद का होता है। ठीक, मतलब मेरा ये मानना है कि बच्चा जो वो 5 साल 4 साल 3 साल झेला, पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता है। अब मान लो ये 2019 का पास आउट है, 22 में सेलेक्ट हो जाता तो इसका 3 साल का स्ट्रगल जर्नी रहता। आज इसका स्ट्रगल जर्नी तकरीबन 5 साल का हो गया है। अब उसके पीछे रीजन ये है कि 2022 से लेकर के 24 के बीच में कोई पोस्ट ही नहीं आया। तो एग्जाम कौन सा आता, एसएससी आया, उसको इसने निकाला, तो वो भी ब्रेक थ्रू बोलेंगे। तो चौथे साल में इसके पास रिजल्ट था। फिर इन 5 सालों में लगभग 1.5 साल तो ऐसा बीता है जिसमें कि पढ़ाई से को कोविड ने रोक दिया था, परीक्षाओं को कोविड ने क्या कर दिया था, रोक दिया था। तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, लेकिन कई बार स्मूथ गोइंग भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको 5 साल ही लगना है तैयारी में। जैसे हम बोल देते हैं कि 3 साल 4 साल 5 साल लगेगा, तो कुछ लोग डर जाते हैं। वो प्रोसेस ऐसा है कि साल 1.5 साल तो एग्जाम का क्या है प्रोसेस है, 1 साल का आपका तैयारी का कम से कम प्रोसेस है। टेक नॉन टेक को बैलेंस करो, अभी भी समय है। ठीक, मैं आपको एकदम साफ बोलता हूँ बच्चों को कि क्लास को करना है नहीं करना वो बाद में तय करो। पहले 10 दिन आकर के डेमो अटेंड करके उसको देखो कि क्या क्या चीज पढ़ने की जरूरत है। अगर आप आज ओवरलुक करेंगे आपका सिलेक्शन कॉम्प्रोमाइज होगा। और बार बार ना तैयारी के लिए आपको क्लास अटेंड करने के लिए समय नहीं मिलता, ये बात समझ जाओ। एक बार कोई आया है, मान लो राजीव से आया है या आप कोरबा से आए हैं या आप कहीं से आए हैं, तो बार बार आप आकर के क्लास नहीं कर सकते। एक बार क्लास को कंप्लीट करो, फिर ऑनलाइन माध्यम से या टेस्ट सीरीज के लिए जुड़े रहो। इसलिए तैयारी को एक बार में करो। अगर आप टेक को अलग, नॉन टेक को अलग या अधूरा कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, आप कंपटीशन में नहीं हो, आप उससे बाहर हो। एकदम सीधी सीधी बात है। अगर आपकी तैयारी टेक्निकल की केवल है, नॉन टेक की नहीं है, या नॉन टेक की केवल है, टेक्निकल की नहीं है, तो आप तैयारी में हो ही नहीं। 17,000 फॉर्म भरते हैं, कॉम्पिटिटर मात्र 500 लोग रहते हैं, 500-600, उससे ऊपर नहीं। 17,000 में केवल 500 जो लोग हैं उन्हीं के बीच सब घूमता है। ये 500 लोग कौन है जिनकी पूरी की पूरी क्या है, तैयारी है। टेक्निकल की भी तैयारी है और नॉन टेक की भी तैयारी। पहले हम बोल देते थे स्पष्ट तौर पे कि जेई की जो तैयारी कर रहा है उसको नॉन टेक्निकल नहीं पढ़ना है, लेकिन ये बात बाद में चेंज हो गया। तो जेई में भी नॉन टेक का सिलेबस क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो बच्चा जब तक जेई के लिए भी अब नॉन टेक नहीं पढ़ेगा, जेई में भी सिलेक्शन बहुत मुश्किल है।
लक के थ्रू नहीं हो पाता। अब सीएसईबी में देखो उनका स्ट्रक्चर अलग है, तो 80-20 पूछा, मतलब 80 टेक्निकल और 20 नॉन टेक्निकल। ये जब वो अपने एजेंसी के थ्रू लेते थे तब भी उनका पैटर्न यही था, और जब उन्होंने व्यापम को हैंड ओवर किया तो भी पैटर्न सेम था। हालांकि सिलेबस में बदलाव किया, छत्तीसगढ़ पहले नहीं पूछा जाता था, इसमें पूछा गया पहली बार। ठीक, तो कल को जब आपका जेई का वैकेंसी आएगा, टेक्निकल के साथ नॉन टेक जोड़ेगा, एई में तो डेफिनेटली एक पूरा का पूरा पेपर है, आप भाग ही नहीं सकते उससे, और तेरे को यही टारगेट करना है, अगला यही निकालना है, टारगेट करके निकाल लेना है। ठीक, तो अगला नाम इसका आप एई में देखोगे। बहुत बड़ी सफलता के लिए फिर से एक बार आदित्य के लिए तालियां। अभी तो जाओगे ना ज्वाइन करने के लिए? अभी मेरे पास 2 महीना है। 2 महीना है, तो मैं आदित्य को शुभकामना देता हूं कि आगे वो उसका करियर बहुत अच्छा हो, आगे चल करके यही बने। ये प्राइमरी एक ब्रेक थ्रू है, कभी भी तैयारी में जो पहला सिलेक्शन होता है वो ब्रेक थ्रू होता है। बड़ा सिलेक्शन डेफिनेटली अगर आप डिग्री करके बैठे हो तो आपका टारगेट ना जेई नहीं होता, क्या होता है, एई होता है। तो इसका टारगेट अब क्या है, स्पष्ट है कि इसको अब आगे चल करके एई निकालना है। किसी को डाउट होगा यहाँ करके पूछ लेना। थैंक यू आदित्य आने के लिए।